नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सेल्फ लव एंड ग्रोथ बुक्स में, जहां हम रोज नई किताब और जीवनी लेकर आते हैं। आज हम जिस व्यक्तित्व की जीवनी लेकर आए हैं वो एक ऐसे दार्शनिक, विचारक और आध्यात्मिक गुरु रहे हैं जिनके नाम पर दुनिया ने सबसे ज्यादा प्यार और सबसे ज्यादा विवाद दोनों देखे हैं। वह हैं आचार्य रजनीश, जिन्हें दुनिया ओशो के नाम से जानती है। उनके संभोग से समाधि तक के विचारों ने उन्हें सेक्स गुरु का तमगा दिलवाया, तो वहीं उनके डायनामिक मेडिटेशन ने लाखों लोगों को एक नई दिशा दी। आज हम उनकी पूरी कहानी जानेंगे, उनके जन्म से लेकर उनकी विवादास्पद मृत्यु तक, उनके दर्शन से लेकर रोल्स रॉयस कारों के संग्रह तक। तो चलिए ओशो के जीवन के सभी पहलुओं को छूते हुए इस गहन और विस्तृत जीवनी की शुरुआत करते हैं। परिचय। एक साधारण जन्म और असाधारण किस्मत ओशो, जिन्हें दुनिया बाद में एक विवादास्पद गुरु, क्रांतिकारी दार्शनिक और आध्यात्मिक आंदोलन के प्रणेता के रूप में जानने वाली थी, का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव खुचवाड़ा में हुआ था। उनका मूल नाम चंद्रमोहन जैन था। यह नाम जितना साधारण था उतना ही असाधारण थी वह नियति जो इस बच्चे का इंतजार कर रही थी। उनके माता पिता बाबूलाल और सरस्वती जैन तेरापंथी दिगंबर जैन धर्म के अनुयायी थे। ओशो अपने माता पिता की 11 संतानों में सबसे बड़े थे। भारतीय परंपरा के विपरीत उन्हें उनके दादा दादी के पास रहने के लिए भेज दिया गया, खासकर उनकी नानी के पास। यह एक ऐसा निर्णय था जिसने चंद्रमोहन के बचपन को एक अमूल्य उपहार दिया, असीम स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता जहां बच्चे को नियमों और नियंत्रणों में नहीं बांधा गया, उनके विद्रोही और स्वतंत्र सोच वाले व्यक्तित्व की पहली नींव बनी। कुचवाड़ा की स्वतंत्रता, नानी का अभयदान। ओशो ने अपने जीवन के पहले 7 साल नानी के पास कुचवाड़ा में बिताए। उन्होंने बाद में कहा था कि यह स्वतंत्रता ही थी जिसने उन्हें धर्म के पारंपरिक बंधनों से मुक्त रखा। उनकी नानी, जो कि एक सरल और धार्मिक महिला थीं, ने चंद्रमोहन को कभी किसी नियम में नहीं बांधा। वह कहते थे, मुझे कभी कोई निर्देश नहीं दिया गया, मैं पूरी तरह से मुक्त था। इस स्वतंत्रता ने उन्हें चीजों को सीधे अनुभव करने की अनुमति दी, किताबों या पंडितों के माध्यम से नहीं, बल्कि अपनी जिज्ञासा के आधार पर। वह गांव के प्राकृतिक वातावरण में घंटों बिताते थे, चीजों को देखते और समझते थे। यहीं से उनके अंदर का अन्वेषक, एक्सप्लोरर जागा। उनकी नानी की मृत्यु का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। मात्र 7 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार मृत्यु को बहुत करीब से देखा, जिसने उन्हें जीवन की क्षणभंगुरता, ट्रांजिटोरीनेस पर सोचने के लिए मजबूर किया। यहीं से उनके भीतर अध्यात्म की पहली सुगबुगाहट शुरू हुई। भले ही यह किसी धर्म के रूप में नहीं थी, बल्कि अस्तित्व के रहस्यों के प्रति एक गहन जिज्ञासा थी। शिक्षा और बौद्धिक विद्रोह 7 साल की उम्र के बाद उन्हें अपने माता पिता के पास गाडरवारा भेज दिया गया। स्कूल में भी चंद्रमोहन एक विद्रोही और तर्कशील छात्र बने रहे। वह किसी भी बात को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं करते थे। तार्किक प्रश्न, शिक्षकों और धार्मिक नेताओं के सामने उनका सबसे बड़ा हथियार उनका तर्क था। वह हर स्थापित सत्य, एस्टैब्लिश्ड ट्रूथ, पर सवाल उठाते थे। यदि किसी ने कहा कि ईश्वर है तो वह प्रमाण मांगते थे। यदि किसी ने कहा कि यह नियम सही है तो वह उसका कारण पूछते थे। नास्तिक रुझान। किशोरावस्था तक आते आते चंद्रमोहन नास्तिक, एथियस्ट बन चुके थे। उन्हें ईश्वर और आस्तिकता में कोई विश्वास नहीं था। उनका तर्क था कि दुनिया के सारे दुख और संघर्ष धर्म के कारण पैदा होते हैं। वह रूढ़िवादी धार्मिक समारोहों और रीतियों की खुलकर आलोचना करते थे। यह बौद्धिक विद्रोह आगे चलकर उनके दर्शन का मुख्य आधार बना, यानी किसी और के अनुभव को अपना सत्य न मानना। कॉलेज की पढ़ाई के लिए वह जबलपुर आ गए। यहां भी उनका विद्रोही स्वभाव जारी रहा, लेकिन अब उनके तर्क को दर्शनशास्त्र, फिलॉसफी का आधार मिल गया था। 21 मार्च 1933, आत्मज्ञान का महान क्षण, ओशो के जीवन का सबसे निर्णायक क्षण 21 मार्च 1963 को आया, जब उनकी उम्र 21 साल थी। यह वह दिन था जब उन्होंने आत्मज्ञान या निर्वाण प्राप्त करने का दावा किया। ओशो के अपने वर्णन के अनुसार यह अनुभव जबलपुर के भंवरताल गार्डन में मौलश्री के पेड़ के नीचे हुआ। यह एक ऐसी घटना थी
जिसने चंद्रमोहन जैन को हमेशा के लिए बदल दिया। अनुभव का स्वरूप। यह कोई साधारण धार्मिक या भावनात्मक अनुभव नहीं था। ओशो के अनुसार यह अहंकार, ईगो की मृत्यु का क्षण था। उन्होंने बताया कि अचानक उन्हें महसूस हुआ कि वह शरीर नहीं है, न मन है, बल्कि केवल शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस है। उनके भीतर की पहचान, आइडेंटिटी पूरी तरह से विलीन हो गई, दुनिया से अलगाव। इस घटना के बाद दुनिया उनके लिए एक स्वप्न जैसी हो गई। जो चीजें पहले महत्वपूर्ण लगती थीं, जैसे पढ़ाई, करियर, सामाजिक नियम, वे अब पूरी तरह अर्थहीन हो गईं। वह लगातार कई दिनों तक ऐसी स्थिति में रहे जहां उनके अंदर एक गहरा सन्नाटा और आनंद था। परिणाम, इस अनुभव के बाद उनका जीवन दो हिस्सों में बंट गया। पहले एक साधारण छात्र चंद्रमोहन जैन का जीवन, और दूसरे एक आत्मज्ञानी व्यक्ति का जीवन, जिसे अब केवल ज्ञान को बांटना था। यह आत्मज्ञान ही था जिसने उन्हें यह सिखाया कि सत्य किसी धार्मिक ग्रंथ में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर की जागरूकता, अवेयरनेस में निहित है। उन्होंने बाद में इसी अनुभव पर आधारित साक्षी भाव, विटनेसिंग और होश, कॉन्शियसनेस के सिद्धांतों का प्रचार किया। ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद भी ओशो ने अपनी औपचारिक शिक्षा जारी रखी। उन्होंने दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी में अपनी रुचि को बरकरार रखा और 1955 में डी.एन. जैन कॉलेज, जबलपुर से B.A. ऑनर्स की उपाधि प्राप्त की। हालांकि कॉलेज में उनके तर्कों और सिद्धांतों के कारण उन्हें कई बार प्रिंसिपल और शिक्षकों के साथ संघर्ष करना पड़ा। 1957 में उन्होंने सागर विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में M.A. की डिग्री प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने न केवल पश्चिमी और पूर्वी दर्शन का गहन अध्ययन किया, बल्कि विभिन्न धर्मों की तुलनात्मक समझ भी विकसित की। यह अकादमिक ज्ञान उनके बाद के प्रवचनों में दिखाई देता है, जहां वह गौतम बुद्ध से लेकर जोरावर दार्शनिक नीत्शे तक के विचारों को अपनी अनूठी शैली में मिलाते थे। M.A. पूरा करने के बाद चंद्रमोहन जैन ने जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के लेक्चरर, प्रवक्ता के रूप में काम करना शुरू किया। यह एक ऐसा मंच था जहां से उन्हें अपने विचारों को एक व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने का मौका मिला। आचार्य रजनीश की तैयारी 1950 के दशक के अंत तक चंद्रमोहन जैन अपनी पहचान खोकर आचार्य रजनीश बनने के लिए पूरी तरह तैयार थे। उनके पास न केवल आत्मज्ञान की गहनता थी, बल्कि औपचारिक शिक्षा का समर्थन भी था। उनका बचपन का विद्रोही स्वभाव अब एक तीखे बौद्धिक हथियार में बदल चुका था, जो जल्द ही भारत और फिर दुनिया के रूढ़िवादी विचारों को चुनौती देने वाला था। उनका अगला कदम था सार्वजनिक रूप से सामने आना और धर्म, समाज और राजनीति के हर स्थापित सिद्धांत पर सवाल उठाना। अध्याय 2। आचार्य रजनीश। प्रोफेसर से पब्लिक स्पीकर तक जबलपुर यूनिवर्सिटी में तार्किक तूफान 1928-1966। आत्मज्ञान के बाद चंद्रमोहन जैन ने जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी के व्याख्याता, लेक्चरर के रूप में अपना करियर शुरू किया। 1968 से 1966 तक का यह समय उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण था। यह वह मंच था जहां उनके विचार पहले एक कक्षा तक सीमित थे, लेकिन जल्द ही पूरे भारत में फैलने लगे। प्रोफेसर के रूप में उनका पढ़ाने का तरीका पूरी तरह से पारंपरिक नहीं था। प्रश्न आधारित शिक्षण। ओशो कभी भी छात्रों को केवल सिद्धांत रटाने में विश्वास नहीं करते थे। वह उन्हें तर्क और प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करते थे। कक्षाएं अक्सर जीवंत बहसों का केंद्र बन जाती थीं, जहां छात्र न केवल दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों पर, बल्कि जीवन, धर्म और समाज के हर पहलू पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित होते थे। अकादमिक आलोचना। हालांकि उनके तीखे विचार और रूढ़िवादी धर्मों के प्रति उनकी आलोचना अक्सर यूनिवर्सिटी प्रशासन और कुछ रूढ़िवादी शिक्षकों के बीच विवाद का कारण बनती थी। उन्हें कई बार अनैतिक और विद्रोही विचारों का प्रचारक कहकर आलोचना का सामना करना पड़ा। ओशो ने जल्द ही महसूस किया कि एक संकरी अकादमिक दुनिया उनके विशाल विचारों को समाहित नहीं कर सकती। उनका लक्ष्य केवल कुछ छात्रों को पढ़ाना नहीं था, बल्कि पूरे समाज की मानसिकता में एक क्रांति लाना था। भारत भ्रमण और आचार्य रजनीश का उदय 1960 के दशक की शुरुआत में ओशो ने व्याख्याता की नौकरी के साथ साथ भारत भर में सार्वजनिक प्रवचन देने के लिए यात्रा करना शुरू कर दिया।
इस समय तक उन्हें चंद्रमोहन जैन के बजाय आचार्य रजनीश के नाम से जाना जाने लगा था। आचार्य का अर्थ है शिक्षक या गुरु। विषयों की व्यापकता। उनके प्रवचनों में विषयों की कोई सीमा नहीं थी। वह सभी धर्मों, हिंदू, जैन, बौद्ध, ईसाई के शास्त्रों पर टिप्पणी करते थे, लेकिन साथ ही सामाजिक मुद्दों, राजनीति और मनोविज्ञान पर भी खुलकर बात करते थे। आकर्षण का केंद्र उनकी वाक्पटुता, एलोक्वेंस, तार्किक क्षमता और श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करने की कला ने उन्हें जल्द ही पूरे देश में लोकप्रिय बना दिया। उनकी भाषा हिंदी थी, जो सीधे आम जनता से जुड़ती थी। यह वह द्वार था जब ओशो ने अपने 3 सबसे बड्ढे और सबसे विवादास्पद लक्ष्यों पर हमला बोलना शुरू किया: संस्थागत धर्म, समाजवाद और महात्मा गांधी की विचारधारा। संस्थागत धर्मों पर सीधा प्रहार आचार्य रजनीश की सबसे तीखी आलोचना संगठित धर्मों, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स के खिलाफ थी। दलाल धर्म। उन्होंने धार्मिक नेताओं और पुजारियों को दलाल, ब्रोकर्स कहकर संबोधित किया। उनका कहना था कि इन लोगों ने ईश्वर और मनुष्य के बीच एक अनावश्यक दीवार खड़ी कर दी है और ये केवल डर तथा लालच के आधार पर लोगों को नियंत्रित करते हैं। अनुभव पर जोर। उन्होंने कहा कि धर्म कोई विश्वास, बिलीफ नहीं है, बल्कि एक व्यक्तिगत अनुभव, पर्सनल एक्सपीरियंस है। सत्य की खोज के लिए किसी मंदिर, मस्जिद या चर्च की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो केवल अपनी आंखें खोलने और जागरूक होने की। उन्होंने तर्क दिया कि सभी धर्मों के संस्थापक, जैसे बुद्ध, महावीर, क्राइस्ट, क्रांतिकारी थे, लेकिन उनके अनुयायियों ने उनके अनुभवों को कठोर नियमों में बदलकर उसे मृत, डेड बना दिया। पाप की अवधारणा। उन्होंने पाप, सिन की पारंपरिक अवधारणा को भी चुनौती दी। उनके अनुसार पाप केवल अज्ञान, इग्नोरेंस है, और पुण्य, वर्च्यू, केवल जागरूकता, अवेयरनेस। गांधीवाद और गरीबी की महिमा पर आलोचना ओशो की सबसे बड़ी वैचारिक लड़ाई महात्मा गांधी की विचारधारा के साथ थी, जिसने उन्हें राजनीतिक रूप से भी विवादास्पद बना दिया। गरीबी का विरोध। ओशो ने गांधी के गरीबी की महिमा, ग्लोरिफिकेशन ऑफ पॉवर्टी के सिद्धांत का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि गरीबी एक अभिशाप है, कोई आध्यात्मिक गुण नहीं। एक गरीब व्यक्ति अपनी ऊर्जा को अस्तित्व के संघर्ष में बर्बाद कर देता है, जबकि एक अमीर या संपन्न व्यक्ति अपने संसाधनों का उपयोग उच्च आध्यात्मिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर सकता है। उन्होंने कहा, गरीबी अच्छी नहीं है, यह एक बीमारी है। राजनीतिक निष्क्रियता का विरोध। उन्होंने गांधी के अहिंसा के सिद्धांत को कमजोरों का हथियार कहकर आलोचना की। उनके अनुसार सच्ची क्रांति बाहर नहीं बल्कि भीतर होती है, और किसी भी तरह की राजनीतिक निष्क्रियता समाज को केवल पीछे ले जाती है। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का समर्थन। ओशो एक आधुनिक और वैज्ञानिक मानसिकता वाले समाज के समर्थक थे। उन्होंने तर्क दिया कि भारत को अंधविश्वास और पुरानी रीतियों को छोड़कर विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अपनाना चाहिए, जबकि गांधी जी कुछ हद तक पश्चिमी सभ्यता और आधुनिक मशीनों के विरोधी थे। इन आलोचनाओं ने उन्हें भारत के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में एक खलनायक, विलन बना दिया, क्योंकि गांधी को भारत में लगभग एक देवता की तरह पूजा जाता था। समाजवाद और सरकारी नियंत्रण पर सवाल। ओशो ने समाजवाद, सोशलिज्म और सरकारी नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्थाओं, स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमीज की भी निंदा की। व्यक्तिगत स्वतंत्रता। उन्होंने तर्क दिया कि समाजवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता और रचनात्मकता, क्रिएटिविटी को मारता है। जब सब कुछ सरकार द्वारा नियंत्रित होता है तो व्यक्ति अपनी क्षमता को पूरी तरह से विकसित नहीं कर पाता। आर्थिक समृद्धि का समर्थन। ओशो ने खुले बाजार, फ्री मार्केट और पूंजीवाद, कैपिटलिज्म की प्रशंसा की, यह कहते हुए कि यह धन पैदा करता है जो आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक आराम और साधन प्रदान करता है। उनका यह विचार एक ऐसे समय में भारत में विशेष रूप से विवादास्पद था जब देश समाजवाद की ओर झुका हुआ था। अकादमिक जीवन का त्याग। 1966। जैसे जैसे उनके सार्वजनिक प्रवचनों की मांग बढ़ती गई और उनके विचारों का प्रभाव फैलता गया, ओशो ने महसूस किया कि अब समय आ गया है कि वह औपचारिक अकादमिक दुनिया को पूरी तरह से छोड़ दें। 1966 में उन्होंने दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के पद से इस्तीफा दे दिया
यह एक महत्वपूर्ण कदम था। वह एक वेतनभोगी सरकारी नौकरी छोड़कर पूर्णकालिक रूप से एक स्वतंत्र आध्यात्मिक शिक्षक बन गए। इस इस्तीफे ने उनके मिशन को स्पष्ट कर दिया। उनका जीवन अब केवल सत्य की खोज और जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित था। क्रांति की तैयारी 1960 के दशक के अंत तक आचार्य रजनीश एक स्थापित लेकिन तीखे बौद्धिक और आध्यात्मिक नेता बन चुके थे। उन्होंने भारत के सामाजिक और धार्मिक परिदृश्य पर एक ऐसी बहस छेड़ दी थी जिसे आसानी से शांत नहीं किया जा सकता था। वह अब एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत करने के लिए तैयार थे जिसके केंद्र में न तो धर्म था, न ही राजनीति, बल्कि केवल व्यक्तिगत परिवर्तन और स्वतंत्रता थी। उनका अगला कदम था अपने विचारों को सिद्धांत से प्रयोग में बदलना और अपने अनुयायियों को नव सन्यासी के रूप में दीक्षित करना। अध्याय 3, संभोग से समाधि और नव सन्यास की शुरुआत। 1960s का अंत, विचारों का शंखनाद। 1960 के दशक के अंतिम वर्षों में आचार्य रजनीश का ध्यान सार्वजनिक प्रवचनों से हटकर व्यक्तिगत आध्यात्मिक प्रयोगों और एक संगठित आंदोलन की ओर केंद्रित हुआ। उन्होंने बंबई, अब मुंबई को अपना केंद्र बनाया, जहां वे विभिन्न आध्यात्मिक विषयों पर प्रवचन देते रहे। इस समय तक उनके श्रोताओं में समाज के हर वर्ग के लोग शामिल थे, जिनमें बुद्धिजीवी, व्यापारी और युवा छात्र प्रमुख थे। यह वह दौर था जब उन्होंने नव सन्यास की अवधारणा पेश की और अपने सबसे विस्फोटक विचार, यौन ऊर्जा और आध्यात्मिकता के बीच संबंध को खुलकर सामने रखा। संभोग से समाधि, सेक्स गुरु का तमगा, ओशो के जीवन का सबसे बड़ा विवाद और आकर्षण उनके यौन ऊर्जा, सेक्सुअल एनर्जी पर दिए गए विचारों से शुरू हुआ। उन्होंने अपनी पुस्तक और प्रवचन श्रृंखला को नाम दिया संभोग से समाधि, फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस। यौन ऊर्जा का दर्शन। ओशो ने यौन ऊर्जा को दमित, सप्रेस्ड या त्याज्य, टू बी रिजेक्टेड मानने के पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण का कड़ा विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि यौन ऊर्जा ही जीवन की मूलभूत शक्ति, फंडामेंटल लाइफ एनर्जी है। इसे दबाने से यह नष्ट नहीं होती, बल्कि मन में विकृतियां, परवर्जन्स पैदा करती है और ऊर्जा के विकास को रोकती है। ऊर्जा का परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन। ओशो की शिक्षा यह थी कि यौन ऊर्जा को नष्ट करने के बजाय उसे रूपांतरित, ट्रांसफॉर्म्ड किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह ऊर्जा निम्नतम बिंदु संभोग से उच्चतम बिंदु समाधि तक जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति यौन कृत्य को होश या जागरूकता, अवेयरनेस के साथ करता है तो यह कृत्य ध्यान बन सकता है और यही ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होकर आध्यात्मिक चेतना में बदल सकती है। समाज की प्रतिक्रिया। इन विचारों ने भारतीय समाज में भूचाल ला दिया। रूढ़िवादी धार्मिक नेताओं ने उन्हें तुरंत सेक्स गुरु कहकर खारिज कर दिया। यह तमगा जो ओशो को उनकी मृत्यु तक मिला रहा, उनके अनुसार उनकी शिक्षा को विकृत करने का एक प्रयास था। उन्होंने कहा, मैं यौन गुरु नहीं हूं, मैं केवल यौन ऊर्जा को अनदेखा करने के पाप के विरुद्ध हूं। उनके अनुसार लोगों ने केवल संभोग शब्द सुना और समाधि शब्द को नजरअंदाज कर दिया। नव सन्यास आंदोलन का जन्म 1970 में ओशो ने औपचारिक रूप से अपने अनुयायियों को नव सन्यासी के रूप में दीक्षित करना शुरू किया। यह एक क्रांतिकारी कदम था क्योंकि यह सन्यास की पारंपरिक अवधारणा से पूरी तरह अलग था। परंपरागत सन्यास। पारंपरिक सन्यास में घर, परिवार, संपत्ति और दुनिया से पूर्ण विच्छेद, कंप्लीट सेवरेंस की आवश्यकता होती है। नव सन्यास, नियो सन्यास। ओशो का सन्यास अलग था। उन्होंने कहा कि सन्यासी बनने के लिए दुनिया को छोड़ना जरूरी नहीं है, बल्कि दुनिया में रहकर भी भीतर से साक्षी भाव में रहना जरूरी है। यह त्याग, रिनंसिएशन नहीं, बल्कि जागरूकता, अवेयरनेस पर आधारित था। मालार और नाम नव सन्यासियों को एक नया संस्कृत नाम दिया जाता था, जैसे मां प्रेम, स्वामी आनंद, और वे गहरे नारंगी या मैरून रंग के वस्त्र पहनते थे। वे माला पहनते थे जिसमें ओशो की तस्वीर लगी होती थी। ये बाहरी प्रतीक एक दूसरे को पहचानने और एक नए आंदोलन से जुड़ने का जरिया थे। इस नव सन्यास की शुरुआत के साथ एक नया और शक्तिशाली समुदाय बनना शुरू हुआ। मुंबई से पुणे, अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना 1974। जैसे जैसे अनुयायियों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी, मुंबई का छोटा केंद्र अपर्याप्त साबित हुआ।
ओशो को एक ऐसी जगह की आवश्यकता थी जहां उनके अनुयायी लंबे समय तक रहकर आध्यात्मिक प्रयोग कर सकें। 1974 में ओशो पुणे चले गए, जहां कोरेगांव पार्क में एक बड़ा परिसर खरीदा गया। यह परिसर जल्द ही रजनीश आश्रम, बाद में ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट के नाम से जाना जाने लगा और यह वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र बन गया। अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण। पुणे आश्रम ने पश्चिमी दुनिया के लोगों को आकर्षित करना शुरू किया। 1970 के दशक के पश्चिमी युवा, जो हिप्पी संस्कृति और पारंपरिक चर्चों से मोह भंग हो चुके थे, ओशो के खुले विचारों, ध्यान के नए तरीकों और स्वतंत्रता के दर्शन से अत्यधिक प्रभावित हुए। थेरेपी और प्रयोग। आश्रम केवल प्रवचनों का स्थान नहीं था। यहाँ ह्यूमन पोटेंशियल मूवमेंट से प्रेरित होकर विभिन्न गहन मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक थेरेपीज शुरू की गईं। इन थेरेपी का उद्देश्य लोगों को उनके दमित क्रोध, दुख और बचपन के आघातों, ट्रॉमास को बाहर निकालने में मदद करना था। डायनामिक मेडिटेशन उनमें सबसे प्रसिद्ध था। डायनामिक मेडिटेशन क्रांति का तरीका ओशो की सबसे बड़ी देन थी। उनकी ध्यान विधियां, जिनमें डायनामिक मेडिटेशन सबसे मौलिक थी, यह विधि उस पश्चिमी मन को ध्यान में रखकर बनाई गई थी जो हमेशा सक्रिय, एक्टिव और तनावग्रस्त, स्ट्रेस्ड रहता है। 5 चरण, 5 स्टेजेस। तेज सांस लेना, ब्रीदिंग, 10 मिनट तक तेजी से और अव्यवस्थित ढंग से सांस लेना। कैथारसिस, 10 मिनट तक शरीर में दमित ऊर्जा को बाहर निकालना, रोने, चिल्लाने, कूदने या नाचने से। हूं का जाप, हूं मांट्रा, 10 मिनट तक कूदना और हूं की आवाज करना ताकि सेंटर, नाभि केंद्र पर बल पड़े। ठहर जाना, स्टॉप, 15 मिनट तक जहां है वहीं पूरी तरह से स्थिर, शांत और साक्षी भाव में खड़े रहना। उत्सव, सेलिब्रेशन, 15 मिनट तक संगीत पर नाचना और उत्सव मनाना। यह तीव्र और भावनात्मक रूप से मुक्त करने वाली विधि पश्चिमी लोगों के बीच तुरंत लोकप्रिय हो गई, क्योंकि यह उन्हें सदियों पुरानी परंपराओं को तोड़ने और अपनी ऊर्जा को रचनात्मक रूप से उपयोग करने का एक रास्ता देती थी। अग्नि परीक्षा की तैयारी। 1970 के दशक के मध्य तक आचार्य रजनीश अब केवल एक शिक्षक नहीं थे, बल्कि एक वैश्विक आंदोलन के केंद्र बन चुके थे। पुणे आश्रम एक चुंबकीय केंद्र बन गया था, जहां आध्यात्मिकता, थेरेपी और मुक्त प्रेम, फ्री लव के प्रयोग चल रहे थे। लेकिन यह लोकप्रियता अपने साथ गहन चुनौतियां लेकर आई। आश्रम की बढ़ती प्रसिद्धि ने भारतीय सरकार और रूढ़िवादी तत्वों की आंखें खोल दी थीं। उनके विचारों को अनैतिक करार दिया जा रहा था और आश्रम पर विदेशी धन के कारण टैक्स चोरी के आरोप लगने लगे थे। आचार्य रजनीश अब अपनी अग्नि परीक्षा के लिए तैयार थे, जिसकी शुरुआत अगले दशक में अमेरिका के रेगिस्तान में होने वाली थी। बहुत बढ़िया। अब हम ओशो की जीवनी के चौथे और सबसे आंतरिक और गहन अध्याय की ओर बढ़ते हैं। यह खंड आपकी 15,000 शब्दों की स्क्रिप्ट का चौथा हिस्सा होगा, जिसमें 1974 से 1981 के बीच पुणे आश्रम के भीतर के जीवन, थेरेपी की गतिविधियों और भारत सरकार के साथ बढ़ते विवादों पर लगभग 1200-1500 शब्द होंगे। अध्याय 4, पुणे आश्रम 1974-1981। थेरेपी, प्रयोग और विवाद। कोरेगांव पार्क। एक वैश्विक प्रयोगशाला का जन्म 1974 में आचार्य रजनीश के पुणे के कोरेगांव पार्क में स्थानांतरित होने के साथ ही आध्यात्मिक इतिहास में एक नए और अनूठे अध्याय की शुरुआत हुई। यह छोटा सा परिसर जल्द ही रजनीश आश्रम के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया और एक साधारण आश्रम से कहीं अधिक, यह मानव चेतना की प्रयोगशाला, लैबोरेटरी ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस बन गया। इस आश्रम में हर दिन हजारों लोग आते थे, जिनमें पश्चिमी देशों के अनुयायियों की संख्या बहुत अधिक थी। ये लोग अपने साथ पैसा, बुद्धि और एक नए जीवन की तलाश लेकर आते थे। भीतर का जीवन, थेरेपी, कैथारसिस और ओशो कम्यून। पुणे आश्रम का जीवन 2 मुख्य गतिविधियों पर केंद्रित था: प्रवचन, डिस्कोर्सेस, और थेरेपीज। प्रवचनों का महत्व। हर सुबह ओशो एक विशाल श्रोता समूह को संबोधित करते थे। उनके प्रवचनों में दुनिया के महान दार्शनिकों, संतों और रहस्यवादियों, मिस्टिक्स जैसे बुद्ध, कृष्ण, कबीर, मीरा, लाओ त्जे और हेराक्लिटस के विचारों को आधुनिक संदर्भ में समझाया जाता था। यह ज्ञान किसी धर्म का प्रचार नहीं था, बल्कि व्यक्ति को अपनी स्वयं की रोशनी खोजने के लिए प्रेरित करना था।
गहन थेरेपी समूह, इंटेंसिव थेरेपी ग्रुप्स। पुणे आश्रम की सबसे अनूठी विशेषता थी यहां होने वाले गहन मनोवैज्ञानिक समूह। ये थेरेपियां 1960 के दशक के पश्चिमी ह्यूमन पोटेंशियल मूवमेंट से प्रेरित थीं। इन समूहों का उद्देश्य लोगों के दमित क्रोध, दुख, भय और बचपन के आघातों को बाहर निकालना था, जिसे ओशो कैथार्सिस कहते थे। तरीके: अनुयायी एनकाउंटर ग्रुप्स, साइकोड्रामे, साइकोड्रामास और अटैक थेरेपी जैसी तकनीकों का उपयोग करते थे। यह अक्सर अत्यधिक भावनात्मक और हिंसक भी हो सकता था, जहां लोग चिल्लाते थे, लड़ते थे या फूट फूट कर रोते थे। आलोचना: इन थेरेपी की बाहर की दुनिया में कड़ी आलोचना हुई। आलोचकों ने इसे दिमागी धुलाई, ब्रेन वॉशिंग या भावनात्मक शोषण, इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन बताया, जबकि अनुयायी इसे अपनी पिछली पहचान को तोड़ने और पुनर्जन्म लेने का एक अनिवार्य हिस्सा मानते थे। ओशो का मानना था कि जब तक मन के भीतर का कूड़ा बाहर नहीं निकाला जाता, तब तक सच्चा ध्यान, मेडिटेशन संभव नहीं है। शक्ति और सत्ता का उदय। मां आनंदशीला का प्रवेश। जैसे जैसे आश्रम का विस्तार होता गया, इसके प्रबंधन के लिए एक मजबूत प्रशासनिक ढांचे की आवश्यकता हुई। यहीं पर मां आनंदशीला का उदय हुआ, जो एक भारतीय अमेरिकी अनुयायी थीं और जल्दी ही ओशो की निजी सचिव, पर्सनल सेक्रेटरी बन गई। शीला का प्रभाव। शीला एक अत्यंत कुशल, दृढ़ निश्चयी और संगठनात्मक क्षमता वाली महिला थीं। उन्होंने आश्रम के वित्तीय और प्रशासनिक मामलों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। ओशो ने स्वयं को दर्शन और ध्यान तक सीमित कर लिया और सारा व्यावहारिक नियंत्रण शीला के हाथों में दे दिया। आंतरिक सत्ता संघर्ष। इस केंद्रीकृत शक्ति ने आश्रम के भीतर अन्य पुराने और प्रतिष्ठित अनुयायियों के बीच असंतोष पैदा किया। यह शक्ति संघर्ष जल्द ही एक गहरी दरार में बदलने वाला था, जिसके परिणाम विनाशकारी थे। भारत सरकार के साथ बढ़ता विवाद 1970 के दशक के उत्तरार्ध में पुणे आश्रम की लोकप्रियता ने भारतीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया। टैक्स और विदेशी फंडिंग। आश्रम को विदेशों से बड़ी मात्रा में दान, डोनेशंस मिल रहा था, जिस पर भारत सरकार ने सवाल उठाए। सरकार ने आश्रम पर भारी कर बकाया, बैक टैक्स क्लेम्स का दावा किया। नैतिकता के मुद्दे। ओशो के यौन स्वतंत्रता पर विचारों और आश्रम के खुले वातावरण ने रूढ़िवादी राजनीतिक दलों और धार्मिक समूहों को उकसाया। आश्रम को अनैतिक गतिविधियों का केंद्र बताकर विरोध प्रदर्शन होने लगे। विकास पर प्रतिबंध। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार, जनाटा पार्टी गवर्नमेंट, ने आश्रम के विस्तार और निर्माण की अनुमति देने से इनकार कर दिया। हत्या का प्रयास। 1980 में एक रूढ़िवादी हिंदू कट्टरपंथी ने ओशो पर प्रवचन के दौरान चाकू से हमला करने का प्रयास भी किया, जो उनके बढ़ते विवादों का एक खतरनाक प्रमाण था। ओशो और उनके अनुयायियों ने महसूस किया कि भारत में एक व्यापक आध्यात्मिक आंदोलन चलाना असंभव हो गया है। सरकार और समाज के लगातार बढ़ते प्रतिरोध ने उन्हें एक नए ठिकाने की तलाश करने पर मजबूर किया, एक ऐसा स्थान जहां वे बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के अपना समुदाय स्थापित कर सकें। आश्रम की समाप्ति और अमेरिका की ओर प्रस्थान। 1981 आंतरिक दबाव और बाहरी कानूनी राजनीतिक दबाव ने ओशो को एक निर्णायक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। 1981 में जब भारत सरकार ने आश्रम के विस्तार के सभी रास्ते बंद कर दिए, तो ओशो ने चुपचाप एक बड़ा फैसला लिया, मौन व्रत। 1931 की शुरुआत में ओशो ने अचानक मौन व्रत, वाव ऑफ साइलेंस, धारण कर लिया। उन्होंने कहा कि वह अब शब्दों से नहीं, बल्कि अपनी उपस्थिति, प्रेजेंस से बोलेंगे। अमेरिका गमन। 1931 के मध्य में ओशो अचानक और गुप्त रूप से एक मेडिकल वीजा पर अमेरिका के लिए रवाना हो गए। यह फैसला मां आनंदशीला और उनकी प्रबंधकीय टीम द्वारा किया गया था। यह उनकी जीवनी का सबसे बड़ा और सबसे विवादास्पद कदम था, जिसने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। एक नए अध्याय की शुरुआत। पुणे आश्रम का यह दौर ओशो के दर्शन की सबसे रचनात्मक और प्रायोगिक अवधि थी। यहां उनके विचारों को जमीन मिली और उनके अनुयायियों ने सामूहिक रूप से एक नए आध्यात्मिक जीवन का अनुभव किया। लेकिन यह चरण
सत्ता संघर्ष, विवादों और सरकार से टकराव के साथ समाप्त हुआ। पुणे से अमेरिका का प्रस्थान एक साधारण यात्रा नहीं थी। यह एक ऐसी विशाल महत्वाकांक्षा का प्रतीक था जिसने जल्द ही दुनिया के एक छोटे से हिस्से में एक पूरा नया देश, रजनीशपुरम, बसाने का प्रयास किया, जिसके भयानक परिणाम थे। अध्याय 5, अमेरिका प्रवास। रजनीशपुरम का उदय 1981-1985। भारत से मुक्ति और अमेरिका की भूमि पर कदम 1981 में। भारत में बढ़ते सरकारी दबाव और आंतरिक जटिलताओं से बचने के लिए आचार्य रजनीश ने चुपचाप अमेरिका के लिए उड़ान भरी। यह यात्रा उनकी सबसे वफादार निजी सचिव मां आनंद शीला द्वारा आयोजित की गई थी। इस समय ओशो अपने मौन व्रत, वाव ऑफ साइलेंस, पर थे और उन्होंने घोषणा की थी कि वह चिकित्सा कारणों से अमेरिका जा रहे हैं। शीला और उनके अनुयायियों का लक्ष्य था एक ऐसा स्थान खोजना जहां वे बिना किसी सरकारी या सामाजिक हस्तक्षेप के अपने गुरु के दर्शन पर आधारित एक आदर्श समुदाय, यूटोपियन कम्युनिटी, का निर्माण कर सकें। रजनीशपुरम, रेगिस्तान में एक सपना। अगस्त 1981 में रजनीश आंदोलन ने अमेरिका के ओरेगॉन राज्य में डेलेज शहर के पास 64,000 एकड़, लगभग 260 वर्ग किलोमीटर की एक विशाल बंजर जमीन खरीदी। यह जमीन, जिसे बिग बग्गी रेंच के नाम से जाना जाता था, जल्द ही राजनीशपुरम नामक शहर में बदल गई। निर्माण का चमत्कार। अगले 4 वर्षों में अनुयायियों, जिन्हें सन्यासियों के नाम से जाना जाता था, ने अपनी इंजीनियरिंग और संगठनात्मक क्षमता का अद्भुत प्रदर्शन किया। बंजर रेगिस्तान को एक हरे भरे आत्मनिर्भर शहर में बदल दिया गया। सुविधाएं। उन्होंने एक हवाई अड्डा, बांध, पुलिस बल, अग्निशमन विभाग, शॉपिंग मॉल, आलीशान होटल और हजारों लोगों के रहने के लिए घर बनाए। आदर्श समाज। रजनीशपुरम को एक आदर्श समाज के रूप में देखा गया, जहां पैसा और मेहनत समुदाय के लिए उपयोग की जाती थी और सभी सदस्य नारंगी वस्त्र पहनते थे। यह शहर ओशो के अनुयायियों के समर्पण का प्रतीक था, जो उनके दर्शन को साकार करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। ओशो का मौन और रोल्स रॉयस का काफिला। पूरे रजनीशपुरम प्रवास के दौरान ओशो ने अपना मौन व्रत बनाए रखा। वह प्रवचन नहीं देते थे, लेकिन रोज शाम को वह अपनी कार में शहर का चक्कर लगाते थे, जहां उनके हजारों अनुयायी उनका अभिवादन करने के लिए कतार में खड़े रहते थे। भौतिकवाद का चरम। इसी दौरान ओशो की भौतिकवादी जीवन शैली चरम पर पहुंची, जिसने उन्हें एक बार फिर वैश्विक आलोचना का शिकार बनाया। ओशो ने 33 से अधिक रोल्स रॉयस लग्जरी कारों का एक संग्रह तैयार किया। आलोचना और दर्शन। आलोचकों ने इसे पाखंड, हिपोक्रेसी बताया। एक आध्यात्मिक गुरु जो त्याग की बात करता है, दुनिया की सबसे महंगी कारें क्यों रखता है? ओशो का तर्क, शीला द्वारा प्रस्तुत। ओशो ने अपने मौन के दौरान अपने अनुयायियों के माध्यम से यह तर्क दिया कि उन्होंने ये कारें इसलिए रखीं ताकि दुनिया को उनकी शिक्षा के बारे में याद दिलाया जा सके। उन्होंने कहा कि यह केवल उनकी भौतिक वस्तुओं के प्रति अनासक्ति दिखाने का एक तरीका है। उनका स्पष्ट दर्शन था कि गरीबी आध्यात्मिक नहीं होती, बल्कि समृद्धि से आध्यात्मिक खोज के लिए अधिक शांति और सुविधा मिलती है। स्थानीय संघर्ष और आंतरिक राजनीति। रजनीशपुरम का उदय स्थानीय ओरेगॉन वासियों और प्रशासन के साथ तुरंत संघर्ष का कारण बना। जोनिंग डिस्प्यूट। स्थानीय लोगों ने विरोध किया कि रजनीशपुरम एक नया शहर नहीं हो सकता, क्योंकि यह कृषि भूमि, एग्रीकल्चरल लैंड के लिए आरक्षित था। कानूनी लड़ाई शुरू हुई, जिसने स्थानीय और संघीय दोनों सरकारों को इस आंदोलन के खिलाफ कर दिया। वोटिंग युद्ध। अपने राजनीतिक विरोधियों को नियंत्रित करने के लिए रजनीश आंदोलन ने स्थानीय डेलेज काउंटी के मतदाताओं को बदलने की कोशिश की। उन्होंने हजारों बेघर लोगों, होमलेस पीपल को रजनीशपुरम में लाकर बसाया, ताकि वे वोट देकर रजनीश आंदोलन के अनुकूल उम्मीदवारों को चुन सकें। इस रणनीति ने उन्हें और भी ज्यादा अलोकप्रिय बना दिया। आंतरिक नियंत्रण। मां आनंद शीला ने ओशो के मौन का फायदा उठाकर रजनीशपुरम पर पूरी तरह से एक सैन्य शैली का शासन, मिलिट्री स्टाइल कंट्रोल, स्थापित कर दिया। उन्होंने विरोध करने वाले अनुयायियों को बाहर निकाल दिया और आश्रम के भीतर एक भय का वातावरण बनाया। ओशो स्वयं इस सबसे अलग थे, लेकिन शीला की हर कार्रवाई उनके नाम पर की जा रही थी। शीला और ओशो
सत्ता की खाई। जैसे जैसे रजनीशपुरम में तनाव बढ़ता गया, ओशो और शीला के बीच की खाई भी चौड़ी होती गई। ओशो को बाहरी दुनिया की जानकारी मिलना कठिन था, लेकिन शीला और उनके गुट की तानाशाही की खबरें धीरे धीरे ओशो तक पहुंचने लगीं। भेदभाव और अपराध। शीला और उनके करीबी गुट ने न केवल अनुयायियों के साथ दुर्व्यवहार किया, बल्कि उन्होंने सरकारी अधिकारियों, स्थानीय निवासियों और यहां तक कि ओशो के निजी डॉक्टर पर भी विषाक्त हमले, पॉइजन अटैक्स की साजिश रची। शीला का अति नियंत्रण। ओशो के जीवनीकारों का मानना है कि शीला ने ओशो को बाहरी दुनिया और अन्य वफादार अनुयायियों से पूरी तरह अलग थलग कर दिया था, ताकि वह अपनी शक्ति को बनाए रख सकें। रजनीशपुरम, जो एक आध्यात्मिक स्वर्ग बनने वाला था, अब एक पुलिस राज्य, पुलिस स्टेट और आपराधिक साजिशों का केंद्र बन चुका था। निष्कर्ष: पतन की शुरुआत 1985 तक रजनीशपुरम की चमक फीकी पड़ चुकी थी। यह आध्यात्मिक स्वतंत्रता का प्रतीक बनने के बजाय लालच, सत्ता की भूख और आपराधिक षड्यंत्रों की एक डरावनी कहानी बन चुका था। इस विशाल प्रयोग ने दुनिया को दिखाया कि महान आध्यात्मिक विचार भी सत्ता और महत्वाकांक्षा के हाथों पड्डी डेचकर कैसे विकृत हो सकते हैं। रजनीशपुरम का पतन अब अपरिहार्य था और इसकी शुरुआत उस व्यक्ति की गिरफ्तारी से हुई जिसने यह सब शुरू किया था, मां आनंद शीला। अध्याय 6। रजनीशपुरम का पतन। बायोटेररिज्म और शीला का शासन, सत्ता का भ्रष्ट होना, शीला की तानाशाही। रजनीशपुरम की स्थापना एक आध्यात्मिक यूटोपिया के रूप में हुई थी, लेकिन 1980 के दशक के मध्य तक यह मां आनंद शीला के नेतृत्व में एक छोटे आपराधिक तानाशाही में बदल चुका था। ओशो के मौन व्रत के कारण शीला लगभग पूर्ण शक्ति के साथ आश्रम पर शासन कर रही थी और उसके फैसलों पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था। विरोधी समूहों को खत्म करना। शीला और उसके वफादार गुट, जिन्हें शीला गैंग कहा जाता था, ने रजनीशपुरम के भीतर किसी भी असंतोष को बर्दाश्त नहीं किया। कई पुराने और करीबी अनुयायियों को बिना किसी कारण के निष्कासित कर दिया गया या उन्हें डरा धमका कर चुप करा दिया गया। अपराधों की शुरुआत। शीला की सत्ता की भूख इतनी बढ़ गई कि उसने हिंसा और अपराध को अपना हथियार बना लिया। उसने न केवल आश्रम के भीतर के विरोधियों पर जहर, पॉइजन के हमले की साजिश रची, बल्कि स्थानीय अधिकारियों को भी निशाना बनाया। अमेरिका का पहला और सबसे बड़ा बायोटेररिज्म हमला। रजनीश आंदोलन की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने उन्हें एक भयावह और अभूतपूर्व अपराध करने के लिए प्रेरित किया। लक्ष्य: स्थानीय काउंटी चुनावों में अपने राजनीतिक विरोधियों को हराने के लिए रजनीशों ने मतदाताओं को अयोग्य घोषित करने का एक जघन्य षड्यंत्र रचा। हमला। सितंबर 1984 में शीला के निर्देश पर उनके गुट के सदस्यों ने डैलेज शहर के 10 रेस्तरां और किराना स्टोर पर साल्मोनेला बैक्टीरिया से जानबूझकर खाद्य पदार्थों को दूषित किया। परिणाम: इस हमले के परिणाम स्वरूप 751 लोग बीमार पड़ गए और 45 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सौभाग्य से इस हमले में कोई मौत नहीं हुई, लेकिन यह अमेरिका के इतिहास में रिकॉर्ड किया गया पहला और सबसे बड़ा बायोटेररिज्म हमला था। उनका उद्देश्य स्थानीय मतदाताओं को इतना बीमार करना था कि वे चुनाव में हिस्सा न ले सकें, जिससे रजनीशपुरम को स्थानीय सरकारी सीटों पर कब्जा करने में आसानी हो। यह घटना रजनीश आंदोलन के पतन का सबसे बड़ा कारण बनी। ओशो का मौन भंग और शीला की गिरफ्तारी। रजनीशपुरम के भीतर की आपराधिक साजिशों की खबरें अंततः ओशो तक पहुंचने लगीं। मौन भंग। सितंबर 1985। शीला और उसके गुट के प्रमुख सदस्यों के अचानक यूरोप भाग जाने के बाद ओशो ने अपना मौन व्रत तोड़ दिया। शीला की निंदा। ओशो ने तुरंत सार्वजनिक रूप से मां आनंद शीला और उसके समूह के आपराधिक कृत्यों की निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि शीला ने उनके नाम का दुरुपयोग किया, उन्हें जहर देने की साजिश रची, फोन टैपिंग की और आश्रम के भीतर वित्तीय गबन, फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट किया। ओशो ने अधिकारियों से शीला और उसके साथियों को गिरफ्तार करने का आह्वान किया। खुलासा। ओशो का मौन भंग एक विस्फोटक खुलासा था जिसने दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। ओशो ने दावा किया कि वह शीला के कृत्यों से पूरी तरह अनजान थे और उन्हें शीला ने बाहरी दुनिया से काट कर रखा था। जर्मनी में
मां आनंदशीला और उसके कई साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में अमेरिका प्रत्यर्पित एक्स्ट्राडाइटेड कर दिया गया, जहां उन्होंने हत्या के प्रयास और बायोटेररिज्म सहित कई अपराधों में दोषी ठहराया और जेल की सजा काटी। ओशो की गिरफ्तारी और निर्वासन, डेपोर्टेशन। शीला के जाने और उसके अपराधों के सार्वजनिक होने के बावजूद अमेरिकी सरकार ने रजनीश आंदोलन को अपराधी मानना जारी रखा। आपराधिक आरोप। अमेरिकी अधिकारियों ने आचार्य रजनीश पर खुद आपराधिक साजिश, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का आरोप लगाया, जिसमें इमिग्रेशन कानूनों, इमिग्रेशन लॉज का उल्लंघन और वीजा धोखाधड़ी प्रमुख थी। हालांकि बायोटेररिज्म और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोप सीधे ओशो पर कभी साबित नहीं हुए। गिरफ्तारी। 28 अक्टूबर 1985 को ओशो को उत्तरी कैरोलिना में उड़ान भरने की कोशिश करते समय नाटकीय रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। अविश्वसनीय ट्रायल। जेल में रहते हुए ओशो ने दावा किया कि अमेरिकी सरकार द्वारा उन्हें थालियम नामक धीमा जहर दिया गया था, जिसने उनके स्वास्थ्य को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचाया। हालांकि इस दावे को कभी साबित नहीं किया जा सका, लेकिन यह उनके अनुयायियों के बीच एक दृढ़ विश्वास बन गया। समझौता और निर्वासन। लंबी कानूनी लड़ाई के बजाय ओशो ने अमेरिकी सरकार के साथ एक समझौता किया। उन्होंने इमिग्रेशन धोखाधड़ी के 2 मामलों में दोषी होने का एक औपचारिक बयान, गिल्टी प्ली दिया, जिसके बदले में उन्हें 10 साल के लिए अमेरिका से निर्वासन, डिपोर्टेशन स्वीकार करना पड़ा और $4 लाख का जुर्माना भरना पड़ा। नवंबर 1985 में आचार्य रजनीश को अमेरिका से निकाल दिया गया। रजनीशपुरम के विशाल शहर को जल्द ही नष्ट कर दिया गया और जमीन बेच दी गई। रजनीशपुरम का सपना एक आपराधिक दुःस्वप्न में बदल गया था। आदर्शवाद की त्रासदी। रजनीशपुरम का पतन इस बात का एक दुखद उदाहरण था कि कैसे सत्ता की भूख और प्रबंधन की केंद्रीकृत शक्ति किसी भी आदर्शवादी आंदोलन को भ्रष्ट कर सकती है। ओशो को एक ऐसे आपराधिक कृत्य के कारण अपमानजनक निर्वासन का सामना करना पड़ा, जिसे उन्होंने हमेशा अपनी सबसे करीबी सहयोगी का काम बताया। यह घटना न केवल उनके जीवन का एक काला अध्याय थी, बल्कि उनके दर्शन पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भी था। क्या एक आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति भी अपने सबसे करीबी लोगों के अपराधों से इतना अनजान रह सकता है? इस घटना ने ओशो की विश्वसनीयता को पूरी दुनिया में स्थायी रूप से प्रभावित किया। बहुत बढ़िया। अब हम ओशो की जीवनी के 7वें और अत्यंत दुखद एवं चुनौतीपूर्ण अध्याय की ओर बढ़ते हैं। यह खंड आपकी 15,000 शब्दों की स्क्रिप्ट का 7वां हिस्सा होगा, जिसमें अमेरिका से निर्वासन के बाद ओशो के 21 देशों द्वारा प्रवेश से इनकार, उनके रहस्यमय जहर के दावों और गिरते स्वास्थ्य पर लगभग 1200-1500 शब्द होंगे। अध्याय 7। निर्वासन और विश्व भ्रमण, एक ग्लोबल गुरु का बहिष्कार। अमेरिका से निर्वासन, एक गुरु का अपमानजनक प्रस्थान। नवंबर 1985 में अमेरिकी सरकार के साथ एक समझौते के बाद आचार्य रजनीश को संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर निकाल दिया गया। यह किसी भी आध्यात्मिक गुरु के लिए एक अभूतपूर्व और अपमानजनक प्रस्थान था। रजनीशपुरम का सपना बिखर चुका था और ओशो को अब एक शरणार्थी की तरह दुनिया में भटकना था। ओशो का अगला कदम कहीं और बसना था, लेकिन रजनीशपुरम के आपराधिक इतिहास और सेक्स गुरु की छवि के कारण दुनिया के कई देशों ने उनके प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाया। द वर्ल्ड टूर, 21 देशों का बहिष्कार। अमेरिका से निकलने के बाद ओशो ने लगभग 1 साल तक अपने निजी जेट में दुनिया का चक्कर लगाया। यह अवधि उनके जीवन की सबसे कठिन और अस्थिर अवधि थी। ग्रीस का संक्षिप्त ठहराव। ओशो पहले ग्रीस पहुंचे, जहां उन्हें कुछ समय के लिए रहने की अनुमति मिली। हालांकि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च और स्थानीय मीडिया के कड़े विरोध के बाद ग्रीक सरकार ने जल्द ही उनका वीजा रद्द कर दिया और उन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर किया। बहिष्कार की श्रृंखला। ग्रीस के बाद ओशो ने कई देशों में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें एक के बाद एक वीजा देने से इनकार कर दिया गया या उन्हें उतरने के कुछ घंटों के भीतर ही देश छोड़ने का आदेश दिया गया। बहिष्कार करने वाले प्रमुख देश। इस सूची में लगभग 21 देश शामिल थे, जिनमें शामिल हैं यूरोप, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, एशिया,
भारत शुरुआत में, नेपाल, अमेरिका और ओशिनिया, कनाडा, स्पेन, जमैका, उरुग्वे और ऑस्ट्रेलिया। इन देशों की सरकारों ने अक्सर राजनीतिक दबाव या जनहित का हवाला दिया, लेकिन मुख्य कारण रजनीशपुरम के आपराधिक रिकॉर्ड और ओशो के विवादास्पद यौन दर्शन के कारण वैश्विक मीडिया में पैदा हुई नकारात्मक धारणा थी। एक तरह से ओशो दुनिया के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पारिया, इंटरनेशनल पारिया बन गए थे। स्वास्थ्य का रहस्यमय पतन, जहर का दावा। इस निर्वासन के दौरान ओशो का स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ने लगा। उनके शरीर में दर्द, कमजोरी और स्मृति की समस्याएं दिखाई देने लगीं। ओशो का आरोप। ओशो ने स्वयं और उनके अनुयायियों ने दृढ़ता से आरोप लगाया कि उन्हें अमेरिकी जेलों में रहने के दौरान, खासकर ओक्लाहोमा की एक जेल में, अमेरिकी सरकार द्वारा जानबूझकर धीमा जहर दिया गया था। उन्होंने इस जहर को थैलियम और संभवतः विकिरण, रेडिएशन बताया। सबूतों का अभाव। हालांकि इस दावे का कोई निर्णायक चिकित्सा या कानूनी प्रमाण कभी नहीं मिला। अमेरिकी अधिकारियों ने इन आरोपों को हमेशा हास्यास्पद कहकर खारिज कर दिया। अनुयायियों का विश्वास। ओशो के अनुयायियों के लिए यह एक अटल विश्वास बन गया कि उनके गुरु को एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत चुप कराने की कोशिश की गई थी। उनके गिरते स्वास्थ्य को वे एक शहीद, मार्टिर के रूप में देखते थे, जिसने सत्य बोलने की कीमत चुकाई। परिणाम। स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण ओशो को अपनी यात्राएं सीमित करनी पड़ीं। उनका शरीर थका हुआ और कमजोर हो गया, जिससे उनके प्रवचनों की ऊर्जा पर भी असर पड़ा। पुणे की ओर वापसी 1987 लंबी और थका देने वाली विश्व यात्रा के बाद और लगभग हर देश से वीजा या प्रवेश से इनकार मिलने के बाद ओशो के पास अंततः भारत लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। 1993 की शुरुआत में वह चुपचाप पुणे के कोरेगांव पार्क स्थित अपने पुराने आश्रम में लौट आए। हालांकि इस बार उनका स्वागत वैसा नहीं था जैसा पहले हुआ करता था। वह कानूनी, शारीरिक और भावनात्मक रूप से थके हुए थे। नए नाम और पहचान। पुणे लौटने के बाद आचार्य रजनीश ने अपना नाम कई बार बदला। वह कुछ समय के लिए भगवान श्री रजनीश कहलाए, लेकिन जल्द ही उन्होंने यह उपाधि भी छोड़ दी, क्योंकि इसका अर्थ ईश्वर से लगाया जाता था। 1979 में उन्होंने अंतिम रूप से खुद को ओशो कहना शुरू किया। यह नाम, जिसका अर्थ जापानी में आध्यात्मिक शिक्षक या सर्वोच्चता प्राप्त व्यक्ति होता है। पुणे में अंतिम दिन, शारीरिक पतन और आध्यात्मिक उदय। 1987 से 1990 तक का पुणे का समय ओशो के जीवन का अंतिम और विरोधाभासों से भरा अध्याय था। स्वास्थ्य बनाम दर्शन। उनका शरीर तेजी से कमजोर हो रहा था, लेकिन उनके दर्शन में एक नई गहराई और शांति आ गई थी। वह अब आक्रामक बहस के बजाय प्रेम और मौन की बातें करने लगे थे। पुनर्गठन। पुणे आश्रम को पुनर्गठित किया गया। इसे अब ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिसोर्ट कहा जाने लगा। आपराधिक तत्वों जैसे शीला के सहयोगी को हटा दिया गया और एक शांतिपूर्ण, उत्सवपूर्ण वातावरण बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। दैनिक जीवन। ओशो फिर से नियमित रूप से प्रवचन देने लगे, लेकिन अब उनकी प्रवचन शैली शांत, कम तीखी और अधिक काव्यमय, पोएटिक हो गई थी। हर शाम वह अपने अनुयायियों को दरबार में दर्शन देते थे। निष्कर्ष। शांति की तलाश, निर्वासन और विश्व भ्रमण का अध्याय ओशो की जीवनी में संघर्ष, प्रतिरोध और शारीरिक पीड़ा का काल था। यह वह समय था जब दुनिया ने उन्हें अस्वीकार कर दिया, लेकिन इसी अस्वीकृति ने उनके आंदोलन को एक नए स्वरूप में ढालने में मदद की। अमेरिका में हुई त्रासदी के बाद ओशो ने स्वयं को और अपने आंदोलन को फिर से परिभाषित किया। वह अब एक राजनीतिक या सामाजिक क्रांति के गुरु नहीं थे, बल्कि केवल व्यक्तिगत आंतरिक शांति और ध्यान के शिक्षक बन चुके थे। बहुत बढ़िया। अब हम ओशो की जीवनी के 8वें और सबसे संवेदनशील एवं अंतिम अध्याय की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 8। ओशो की वापसी और अंतिम चरण 1987-1990 पुणे का पुनर्जन्म। एक शांत आश्रय 1987 में जब ओशो निर्वासन की थकावट और शारीरिक पीड़ा के साथ पुणे लौटे, तो उन्होंने आश्रम के स्वरूप और उद्देश्य को पूरी तरह बदल दिया। रजनीशपुरम की त्रासदी एक कठोर सबक थी। अब यह केंद्र राजनीतिक या आपराधिक साजिशों से दूर केवल ध्यान और उत्सव का स्थान बनना था। नाम परिवर्तन। रजनीश आश्रम को
अब ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिसोर्ट के रूप में पुनः स्थापित किया गया। आश्रम की छवि बदलकर इसे एक रिसोर्ट का रूप दिया गया, जहां पर्यटक और साधक एक साथ आते थे। दैनिक उत्सव। रिसोर्ट का माहौल अब अत्यधिक उत्सवपूर्ण और आनंदमय हो गया। अनुयायियों को मेडिटेशन को एक गंभीर अभ्यास के बजाय सेलिब्रेशन, उत्सव के रूप में देखने के लिए प्रेरित किया गया। ध्यान की सक्रिय विधियां जारी रहीं, लेकिन अब वहां मौज मस्ती और जिंदादिली पर जोर दिया गया। ओशो नाम का ग्रहण और दर्शन का परिष्कार। जनवरी 1959 में आचार्य रजनीश ने आधिकारिक तौर पर अपना नाम बदलकर ओशो रख लिया। नाम का अर्थ। ओशो ने समझाया कि यह नाम विलियम जेम्स के शब्द ओशनिक, ओशियानिक से लिया गया है, जिसका अर्थ है सागर में विलीन हो जाना या ब्रह्मांड में घुल जाना। जापानी जैन परंपरा में ओशो का अर्थ गुरु, जिनसे सब कुछ उत्पन्न होता है, भी होता है। अंतिम संदेश। नाम बदलने का यह कार्य उनके दर्शन का अंतिम परिष्कार था। वह अब किसी पंथ या धर्म के संस्थापक नहीं थे। वह बस एक ऐसे व्यक्ति थे जो दूसरों को अस्तित्व के सागर में विलीन होने का रास्ता दिखा रहे थे। उन्होंने किसी भी पहचान या उपाधि को अस्वीकार कर दिया, यहां तक कि भगवान की उपाधि को भी। शारीरिक पतन। जहर का साया। उनके अंतिम वर्षों में ओशो का स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ा। यह उनके और उनके अनुयायियों के लिए एक गहन दुख और चिंता का विषय था। उनके बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण प्रवचनों की संख्या कम हो गई और वह अक्सर व्हीलचेयर का उपयोग करने लगे। थैलियम विषाक्तता के लक्षण। ओशो और उनके डॉक्टरों ने सार्वजनिक रूप से दावा किया कि उन्हें अमेरिका में हिरासत के दौरान धीमा जहर थैलियम दिया गया था। लक्षण। उनके शरीर में थैलियम विषाक्तता के विशिष्ट लक्षण दिखाई दिए। पूरे शरीर में तंत्रिका दर्द, न्यूरोपैथिक पेन, बालों का झड़ना, एलोपेशिया, अत्यधिक शारीरिक कमजोरी और प्रतिरक्षा प्रणाली का पतन, इम्यून सिस्टम कोलैप्स। प्रतिक्रिया। अनुयायियों ने इन दावों पर दृढ़ विश्वास किया, लेकिन अमेरिकी सरकार और बाहरी चिकित्सा विशेषज्ञों ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। उनका मानना था कि यह मधुमेह, डायबिटीज और किडनी की समस्याओं से उपजी जटिलताएं हो सकती हैं, जो उनके कठोर जीवन शैली और लंबे समय तक ध्यान के कारण बढ़ गई थीं। उनके अंतिम प्रवचनों में ओशो अक्सर अपने कमजोर शरीर के बारे में बात करते थे। उनकी आवाज शांत हो गई थी, लेकिन उनके शब्दों की गहराई और भी बढ़ गई थी। आंतरिक सर्कल की चिंताएं और विवाद। उनके अंतिम दिनों में ओशो का प्रबंधन एक छोटे से आंतरिक सर्कल, इनर सर्कल, के हाथों में था। पहुंच का नियंत्रण। अनुयायियों को ओशो तक सीधी पहुंच मिलना लगभग असंभव हो गया था। इस आंतरिक सर्कल पर ओशो के स्वास्थ्य को छिपाने और उनके अंतिम दिनों के दौरान वित्तीय मामलों को नियंत्रित करने के आरोप लगे। वसीयत का विवाद। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पुस्तकों और बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, के प्रबंधन को लेकर एक लंबा कानूनी विवाद शुरू हुआ। यह विवाद आज भी जारी है, जहां अलग अलग समूह उनकी विरासत पर अधिकार का दावा करते हैं। अंतिम क्षण और रहस्यमय मृत्यु। 19 जनवरी 1990। 19 जनवरी 1990 को केवल 58 वर्ष की आयु में ओशो का पुणे में निधन हो गया। मृत्यु का कारण। आधिकारिक तौर पर उनकी मृत्यु का कारण हृदय गति रुकना, कार्डियक अरेस्ट बताया गया, जो उनके गंभीर चिकित्सा इतिहास, खासकर मधुमेह और गुर्दे की विफलता से संबंधित था। रहस्य का साया। हालांकि ओशो के आंतरिक सर्कल के अनुसार उनकी मृत्यु जहर की लंबी अवधि के कारण हुई थी। उनके अनुयायी दृढ़ता से मानते हैं कि उन्हें जहर दिया गया था और उनकी मृत्यु प्राकृतिक नहीं थी। इस दावे के कारण उनकी मृत्यु आज भी एक रहस्य बनी हुई है। अंतिम शब्द। कहा जाता है कि उनके अंतिम शब्द थे, मैं जा रहा हूं, तुम लोग इस काम को जारी रखना, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अंतिम संदेश और समाधि। ओशो के पार्थिव शरीर को पुणे रिसोर्ट में उनकी लाइब्रेरी में रखा गया और बाद में उसी स्थान पर उनकी समाधि बनाई गई। समाधि पर उत्कीर्ण शब्द। उनकी समाधि पर उनके पूरे जीवन के दर्शन का सार लिखा है। ओशो, नेवर बॉर्न, नेवर डाइड, ओनली विजिटेड दिस प्लैनेट अर्थ बिटवीन Dec 11, 1938, Jan 19, 1990। यह संदेश बताता है कि वह खुद को अहंकार से परे शाश्वत चेतना, इटर्नल कॉन्शियसनेस मानते थे, जो केवल एक समय के लिए इस ग्रह पर आई थी
बहुत बढ़िया। अब हम ओशो की जीवनी के 9वें और सबसे वैचारिक एवं दार्शनिक अध्याय की ओर बढ़ते हैं। यह खंड आपकी 15,000 शब्दों की स्क्रिप्ट का 9वां हिस्सा होगा, जिसमें उनकी संपूर्ण शिक्षाओं के विस्तृत विश्लेषण, उनके मौलिक दर्शन और उनके विचारों को अद्वितीय एवं विवादास्पद बनाने वाले विरोधाभासों पर लगभग 1200-1500 शब्द होंगे। अध्याय 9, ओशो का दर्शन, प्रेम, ध्यान, स्वतंत्रता और विरोधाभास। ओशो के जीवन की कहानी उनके विचारों के बिना अधूरी है। उनके दर्शन ने उन्हें एक ओर लाखों लोगों का मुक्तिदाता बनाया, तो दूसरी ओर सरकारों और धार्मिक संस्थाओं का सबसे बड़ा आलोचक। उनका दर्शन किसी एक धर्म या विचार से बंधा हुआ नहीं है, बल्कि यह पूर्वी रहस्यवाद और पश्चिमी मनोविज्ञान का एक गतिशील मिश्रण है कि एक केंद्र बिंदु, होश, अवेयरनेस और साक्षी भाव। ओशो के पूरे दर्शन का केंद्रीय स्तंभ है होश, अवेयरनेस, जिसे वह साक्षी भाव, विटनेसिंग भी कहते थे। जागरूकता ही धर्म है। ओशो ने सिखाया कि मनुष्य की सभी समस्याएं अचेतनता, अनकॉन्शियसनेस के कारण हैं। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को बिना किसी निर्णय के केवल देखते हैं, तो हम साक्षी बन जाते हैं। साक्षी और मुक्ति। उनके अनुसार यह साक्षी भाव ही हमें हमारे मन, माइंड से मुक्त करता है। मन केवल एक यांत्रिक प्रक्रिया है, और जब हम इससे अलग होकर इसे देखने लगते हैं, तो हम चेतना, कॉन्शियसनेस के अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाते हैं। उनके लिए ध्यान कोई तकनीक नहीं थी, बल्कि यही साक्षी भाव की अवस्था थी। तो प्रेम और यौन ऊर्जा का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, ओशो का सबसे विवादास्पद लेकिन मौलिक विचार प्रेम और यौन ऊर्जा पर था। यौन ऊर्जा की स्वीकृति। उन्होंने यौन ऊर्जा को जीवन का मूल स्रोत माना। उनका कहना था कि यौन ऊर्जा को दबाने से समाज रुग्ण, सिक और विकृत हो जाता है। दमन से मुक्ति पाना आध्यात्मिक विकास के लिए पहला कदम है। संभोग से समाधि। इस सिद्धांत का अर्थ था कि यौन कृत्य को गंदगी या पाप के रूप में देखने के बजाय इसे होश के साथ किया जाए। यदि इसे पूरी जागरूकता और प्रेम के साथ अनुभव किया जाए, तो यह ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है और समाधि, सुपर कॉन्शियसनेस का अनुभव बन सकती है। उनका अंतिम संदेश था कि जीवन में कुछ भी त्याज्य नहीं है, सब कुछ रूपांतरित, ट्रांसफॉर्म्ड किया जा सकता है। 3. नवसन्यास। दुनिया में रहकर भी अलग रहना ओशो का नवसन्यास। पारंपरिक सन्यास की सीधी चुनौती था, त्याग नहीं, अनासक्ति। उन्होंने कहा कि सन्यासी बनने के लिए हिमालय या जंगल में भागने की जरूरत नहीं है। सच्चा सन्यास बाहर की वस्तुओं को छोड़ने में नहीं है, बल्कि भीतर से उनके प्रति आसक्ति, अटैचमेंट छोड़ने में है। जीवन का पूर्ण उत्सव, सेलिब्रेशन। उनका जोर इस बात पर था कि सन्यासी को जीवन का जश्न मनाना चाहिए। नाचना, गाना, प्रेम करना और काम करना, लेकिन सब कुछ जागरूकता के साथ। उनके लिए जीवन का पूर्ण भोग ही त्याग की ओर ले जाता है। 4. धर्मों की आलोचना। सत्य व्यक्तिगत है। ओशो सभी संस्थागत धर्मों के सबसे कठोर आलोचकों में से एक थे। संगठित धर्मों का विरोध। उन्होंने कहा कि संगठित धर्म, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स, केवल शक्ति और नियंत्रण के केंद्र हैं। उन्होंने बुद्ध, क्राइस्ट और कृष्ण का सम्मान किया, लेकिन उनके अनुयायियों द्वारा बनाए गए कठोर नियमों और अंधविश्वासों की निंदा की। व्यक्तिगत धर्म। ओशो ने धर्म, रिलीजन को धार्मिकता, रिलीजियसनेस से अलग किया। उनके लिए धार्मिकता एक व्यक्तिगत यात्रा है जो सीधे सत्य से जुड़ती है, बिना किसी पुजारी या मध्यस्थ के। उन्होंने कहा, मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरा काम तुम्हें धार्मिक बनाना है। 5. भौतिकवाद और आध्यात्मिकता का विरोधाभास। ओशो की शिक्षाओं का सबसे बड़ा विरोधाभास उनकी भौतिकवादी जीवन शैली थी, खासकर 93 रोल्स रॉयस कारों का संग्रह। समृद्धि का समर्थन। ओशो ने तर्क दिया कि समृद्धि, अबंडेंस और आध्यात्मिकता दुश्मन नहीं है, गरीबी एक रुकावट है। यह जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से लड़ने में ऊर्जा बर्बाद करती है। उन्होंने कहा कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति को जीवन के बेहतरीन चीजों का आनंद लेना चाहिए। अनासक्ति का प्रदर्शन। उनका दावा था कि इतनी सारी कारें रखना केवल अनासक्ति दिखाने का एक तरीका था। अगर कोई गुरु एक चीज का त्याग करता है, तो वह उसके प्रति आसक्त हो जाता है,
लेकिन अगर कोई किसी भी चीज के प्रति आसक्त नहीं है तो वह 93 रोल्स रॉयस रख सकता है और फिर भी अंदर से खाली रह सकता है। यह विरोधाभास उनके शिष्यों के लिए एक शिक्षा थी। किसी भी चीज को मत छोड़ो, बस उसके प्रति आसक्ति छोड़ दो। 6. ओशो का साहित्यिक योगदान। ओशो ने खुद कुछ नहीं लिखा, लेकिन उनके प्रवचनों को टेप किया गया और 600 से अधिक पुस्तकों के रूप में प्रकाशित किया गया। विषयों की व्यापकता। उन्होंने जैन, सूफीवाद, हसीदी धर्म, ताओवाद, भारतीय रहस्यवाद जैसे कबीर और मीरा और आधुनिक मनोविश्लेषण, साइकोएनालिसिस पर टिप्पणी की। शैली। उनकी प्रवचन शैली अनूठी थी। गहरे ज्ञान को हास्य, कहानियों और तीखे तर्कों के साथ मिलाना, यह उनकी शिक्षाओं को हर वर्ग के लोगों के लिए सुलभ बनाता था। एक अधूरा कैनवास। ओशो का दर्शन एक गतिशील अधूरा कैनवास है। यह किसी भी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता, बल्कि व्यक्ति को लगातार सवाल पूछने और प्रयोग करने के लिए प्रेरित करता है। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि वे आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी समस्याओं, तनाव, दमन और स्वतंत्रता की कमी को सीधे संबोधित करते हैं। चाहे उन्हें सेक्स गुरु कहा गया हो या विवादास्पद नेता, ओशो का अंतिम लक्ष्य था मनुष्य को एक ऐसे नए और समग्र व्यक्ति के रूप में विकसित करना जो बुद्ध की तरह जागरूक हो और जोरबा द ग्रीक की तरह जीवन का उत्सव मनाए। अध्याय 10। विरासत और अंतिम मूल्यांकन। न कभी जन्मे न कभी मरे। ओशो की मृत्यु, एक अंत और एक शुरुआत। 19 जनवरी 1990 को ओशो का निधन उनके अनुयायियों के लिए एक गहरा सदमा था। हालांकि उनकी समाधि पर लिखे शब्द न कभी जन्मे न कभी मरे केवल इस ग्रह पृथ्वी का दौरा किया उनके पूरे जीवन और दर्शन का सार बन गए। उनके लिए शरीर का अंत चेतना का अंत नहीं था। उनकी मृत्यु के बाद उनके आंदोलन ने एक नए चरण में प्रवेश किया। वह अब एक शारीरिक उपस्थिति नहीं थे, बल्कि एक विचार, एक दर्शन और एक अनुभव बन गए थे। पुणे रिसॉर्ट। विरासत का केंद्र ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिसॉर्ट पुणे उनकी विरासत का केंद्रीय बिंदु बना रहा। एक नए रूप में रिसॉर्ट ने खुद को एक आध्यात्मिक केंद्र से बदलकर एक उच्च स्तरीय रिसॉर्ट में बदल दिया, जहां ध्यान और थेरेपी को आधुनिक, संगठित और पेशेवर तरीके से पेश किया जाता है। यहां का मल्टीवर्सिटी प्रोग्राम आज भी दुनिया भर के लोगों को ध्यान, कला और मनोविज्ञान के माध्यम से आत्मविकास के लिए आकर्षित करता है। उत्सव और स्वतंत्रता। रिसॉर्ट ने ओशो के जीवन का उत्सव, सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ के विचार को बनाए रखा। यह अभी भी एक ऐसी जगह है जहां लोग रंगीन कपड़े पहनते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। साहित्यिक विरासत। एक अमर पुस्तकालय ओशो की सबसे बड़ी और सबसे स्थायी विरासत उनके प्रवचनों का विशाल संग्रह है। 600 से अधिक पुस्तकें, उनके प्रवचन 600 से अधिक पुस्तकों के रूप में संकलित किए गए हैं, जो लगभग 60 भाषाओं में उपलब्ध हैं। इन पुस्तकों की बिक्री आज भी लाखों की संख्या में होती है, जो उन्हें दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले आध्यात्मिक लेखकों में से एक बनाती है। विषयों की विविधता। उनकी पुस्तकें भारतीय उपनिषदों से लेकर जैन कहानियों, ईसा मसीह, बौद्ध धर्म और आधुनिक मनोविज्ञान तक हर विषय को कवर करती हैं। यह विशाल ज्ञान कोश यह सुनिश्चित करता है कि उनका प्रभाव किसी एक धर्म या संस्कृति तक सीमित नहीं है। मीडिया का प्रभाव। नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री वाइल्ड वाइल्ड कंट्री ने 2018 में रजनीशपुरम विवाद को फिर से वैश्विक स्तर पर चर्चा में ला दिया, जिससे उनकी किताबों और विचारों में नए सिरे से रुचि पैदा हुई। विवाद और कानूनी उलझने। ओशो की मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत विवादों से घिरी रही। वसीयत और कॉपीराइट। ओशो की बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आईपी और कॉपीराइट को लेकर लंबे समय तक कानूनी लड़ाई चली। उनके आंतरिक सर्कल, इनर सर्कल के सदस्यों और अन्य स्वतंत्र रजनीश समूहों के बीच यह विवाद हुआ कि कौन उनकी शिक्षाओं और नाम का प्रबंधन करेगा। शीला का पुनरुत्थान। मां आनंद शीला जेल की सजा काटने के बाद स्विट्जरलैंड में रहने लगीं और फिर से मीडिया में चर्चा का विषय बनी। उनके और ओशो की शिक्षाओं के बीच के संबंधों को लेकर हमेशा बहस जारी रही।
आलोचना का स्थायी भाव। आलोचक आज भी उनके आंदोलन को एक पंथ, कल्ट और दिमागी धुलाई का केंद्र बताते हैं, खासकर रजनीशपुरम में हुई आपराधिक घटनाओं के कारण। यह आलोचना ओशो की छवि का एक अभिन्न अंग बनी हुई है। ओशो का अंतिम मूल्यांकन। ओशो एक बहुआयामी व्यक्तित्व थे जिन्हें किसी एक लेबल से नहीं बांधा जा सकता। उनका मूल्यांकन इतिहास और वर्तमान में दो अलग अलग दृष्टिकोणों से किया जाता है। आध्यात्मिक क्रांतिकारी, स्पिरिचुअल रेवोल्यूशनरी, उन्होंने भारतीय अध्यात्म को आधुनिक मनोविज्ञान, तर्क और स्वतंत्रता के साथ जोड़ा। उन्होंने ध्यान को एक निष्क्रिय अभ्यास से बदलकर एक सक्रिय और उत्साहपूर्ण प्रक्रिया बना दिया। डायनामिक मेडिटेशन। उन्होंने यौन ऊर्जा, धन और जीवन के उत्सव को आध्यात्मिकता के दायरे में लाकर रूढ़िवादी सोच को तोड़ा। विवादास्पद नेता, कंट्रोवर्शियल लीडर। उन्हें सेक्स गुरु